Hey guys, welcome back on this PT Pointer History series with me Shreyansh Nigam. I am the faculty for history on Ashish Malik IS Academy YouTube channel. Guys, hope so that you all are doing good and are completely safe at your home. So guys, आज की इस changing cultural tradition के part 4 में we will be dealing with some more important events of that time. जैसे कि हम मैंने आपको बताया था दैट इन दिस कल्चरल ट्रेडिशन वी विल बी डीलिंग विथ फ्रॉम द 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी. सो वही टाइमलाइन हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं. एंड इन दिस पार्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द आर्किटेक्ट ऑफ दैट टाइम, आर्किटेक्चरल जितना भी जो सिनेरियो था उसके बारे में, ऑल्सो अबाउट द रोम, पोप, इटली, ये सारी चीज़ों के बारे में. अलॉन्ग विद दिस आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द printing of that time, printing of books. So let's get started with the today's video, but before that I would like to tell you about these 3 mega batches जो भी रिसेंटली 27 जुलाई 27 जुलाई को गाइज स्टार्ट हुए हैं ऑन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2020 और 2021, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 या फिर 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर विलिंग टू ज्वाइन द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, देन इट विल बी द गुड time for you. As and also the most important here is that you can use this code as so that you can get 10% discount. Okay, so while taking your Unacademy Plus platform, use this code Ashish Malik 10, and by using this code you can avail 10% instant discount. So it will be really very much beneficial for you, so please don't forget about this. See here, you can use this referral code Ashish Malik 10 and you will get an instant 10% discount. ठीक है. सो गाइज आते हैं आज की कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात की तरफ. दिस इज़ द बुक बाय आशीष मलिक सर. दिस आर 365 current affair book were divided in volume 1 and volume 2. It is completely descriptive book regarding your current affairs section, and will you can completely rely on this, and the book is available on the Flipkart and Amazon. Guys, link is also in the description box, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं. You will be getting a lot, you will be getting a lot by this books. uh, like you will be getting the mock test, also the prelims wise question, and the complete coverage of events. ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के बेसिस के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो प्लीज़ इस बुक को परचेज़ करें. ठीक है, तो ये 2 वॉल्यूम में डिवाइडेड है ये बुक. अपार्ट फ्रॉम दिस, टॉकिंग अबाउट द सीरीज़, इसमें एट प्रेजेंट आई विल बी डीलिंग विद द क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक. सो अब प्रीवियस आप जो पूरी प्लेलिस्ट है आप देख सकते हैं. अभी तक की हम लोग ने 6 थीम्स कंप्लीट कर ली हैं, इंक्लूडिंग द 3 ऑर्डर. अब एंड इन दिस पार्ट वी विल बी डीलिंग विद द पार्ट 4 ऑफ थीम नंबर 7 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, विच इज़ द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन. ठीक है, तो होप सो आप पूरी प्लेलिस्ट और अपना डेली डोज ऑफ हिस्ट्री लेते रहें. तो इस सीरीज को अगर फॉलो करते हैं, सो फॉलोइंग दिस सीरीज विल बी गेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, complete coverage of timeline. Also we'll be dealing with the keywords and terminologies that cannot create confusion in your minds. Also the topic wise question we will be dealing in the future videos. ठीक है, so keep following the series, we will be getting a lot here. Also guys, if you have not joined, you have still not joined our telegram channel, so link is in the description box. There you will be getting a good atmosphere for your preparation. Also you will be getting the e-pdfs and notes. ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस पार्ट्स भी अच्छे से देखें. देन दिस पार्ट विल ऑल्सो वेरी मच, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं. सो उस टाइम की अगर हम बात करें, जो सिटी थी रोम की, मैंने पहले तो आपको बताया था इन द रोमन एम्पायर, जब एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट में पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने ये बताया था कि रोमन एम्पायर जो होता है वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से फॉल डाउन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. ठीक है. उसके बाद जो फर्स्ट इससे पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो इटली शहर होता है, जो इटली के स्टेट्स होते हैं, वो अपने आप को कैसे धीरे धीरे करके रिवाइव करना स्टार्ट करते हैं. उसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं, जैसे कि जो सिल्क रूट ट्रेड होता है मंगोलिया चाइना का, यूरोपियन स्टेट्स का. ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं इवेंट्स जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ द इटालियन पोर्ट्स और द इटालियन स्टेट्स. ठीक है, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं आर्किटेक्चर किस तरीके से हेल्प करता है, या आर्किटेक्चर उस टाइम का कैसा फिर डेवलप होता है. सो बेसिकली द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्टैकुलर वे इन द 15th सेंचुरी. ठीक है,
जो रोमन साम्राज्य, जो रोम जो था बेसिकली, जो बर्बाद हो गया था, नाउ इट हैज़ बीन रिवाइव्ड, इट हैज़ बीन रीजनरेटेड इन अ स्पेक्टेकुलर वे, मतलब कि एक नई ऊर्जा और एक नए अच्छे तरीके से, बेसिकली एक नए मॉडल के साथ अब वो पूरी तरीके से वापस से रिवाइव हो चुका था, डेवलप हो चुका था, और उसका वो एट दैट टाइम इट वाज अ 15th सेंचुरी, ठीक है। सो फ्रॉम 1417 द पोप्स बेसिकली, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो पोप थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, ठीक है। पॉलिटिकली उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी, और अगर हम उनके इंडिविजुअल बेसिस की बात करें तो वो फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन थे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स, अगर यूरोपियन ग्रुप की बात करें, सो उनके सामने तो पोप कुछ भी नहीं रह गए थे, मतलब कि उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, ठीक है। मगर अब हम यहाँ पे 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं चूँकि, तो यहाँ पे देखते हैं जो पोप्स थे बेसिकली पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए थे एज द रोम हैज़ बिन रिवाइव्ड। ऑल्सो वी सी हियर बिकॉज द वीकनेस कॉज बाय द इलेक्शन ऑफ द टू राइवल पोप्स कॉजिंग 1378। तो दो राइवल पोप्स जो उस टाइम मैंने आपको बताया था 1378 में, जो उनके बीच में राइवल होती है, एंड इट बेसिकली लेट्स टू द पॉलिटिकली स्ट्रांगनेस ऑफ द पोप्स, ठीक। दे एक्टिवली इनकरेज द स्टडी ऑफ द रोम हिस्ट्री। जो रोम, इसे पहले वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि हिस्ट्री का किस तरीके से वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखा गया था रोमन साम्राज्य के सापेक्ष में, मतलब कि विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रोमन एम्पायर किस तरीके से हिस्ट्री को प्रिवेल किया जा रहा था अलॉन्ग विद द लॉ सब्जेक्ट एज वेल, ठीक है। जो एंशियंट राइटर्स होते थे उनकी बुक को प्रमोट किया जा रहा था, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि प्रेशर डाला जा रहा था लोगों के ऊपर। सो इसके बाद तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इट हैज़ एक्टिवली इनकरेज द स्टडी ऑफ रोमन हिस्ट्री, रोम हिस्ट्री। सो रोम की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इनकरेज होता है इंसान। आप खुद भी एक बार ये वीडियो देखने से पहले अगर एक बार पिछली वीडियो देखेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द ruin इन द रोम वर केयरफुली एक्सकवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पे आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजिस्ट एक नई स्किल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो रोम होते हैं और रोम में जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जो वहाँ का जो जो बर्बाद हो जाता है, तो वहाँ पे जो बचता है उसको केयरफुली यहाँ पे एक्सकवेट करते हैं, और उससे जो कुछ भी हिस्ट्री निकल सकती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक्सकवेशन हुआ था 1920-21 में, तो 22 इन सब ईयर्स में जो एक्सकवेशन हुआ था, जस्ट लाइक यहाँ पे रोम में भी जो रूइन थे वहाँ का जो खंडहर था, जो मतलब जो अवशेष बच गए थे, उनका भी एक्सकवेशन हुआ था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो भी रोम की भी एक हिस्ट्री यहाँ पे इनकरेज करती है इसीलिए, और लोगों को पढ़ने के लिए कहा जाता है उस टाइम पे। सो दिस इंस्पायर्ड अ न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर which was actually a reviver of the imperial Roman style now called as the classical। तो बेसिकली यहाँ पे एक नया स्टाइल देखने को मिलता है आर्किटेक्चर में, जो कि बेसिकली जो रिवाइवल ऑफ इम्पीरियल रोमन स्टाइल था, अब वो हमें क्लासिकल वे में देखने को मिलता है। पोप्स हो गए वेल्दी मर्चेंट्स एंड द एरिस्टोक्रेट्स एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट्स हु वर फेमिलियर विद द क्लासिकल आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पे क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जैसे एक नया, अब समझ लीजिए रिवाइवल होता है रोम में, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ताकि वहाँ पे खूबसूरत सी बिल्डिंगे और जो भी मतलब बेसिकली आर्किटेक्चर होता है, पिलर्स, इंस्क्रिप्शन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। अब उसको प्रमोट करने के लिए जो उस टाइम पे वहाँ पे जितने पोप्स होते हैं, वेल्दी मर्चेंट्स होते हैं और एरिस्टोक्रेट्स जितने भी होते हैं, वो सब कई अच्छे अच्छे क्लासिकल आर्किटेक्चर्स को, जो बहुत रिनाउंड पर्सनालिटीज़ होते हैं आर्किटेक्चर के फील्ड में, सो उनको क्या करते हैं, वो वहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोम इन द आर्किटेक्चरल बेसिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से किसका किसका नाम आता है। आर्टिस्ट एंड स्कल्पटर्स वर ऑल्सो टू डेकोरेट बिल्डिंग्स विद द पेंटिंग्स। यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, एंड ऑल्सो द रिलीफ्स, ठीक। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स जो होते हैं ये पेंटिंग्स बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, और रिलीफ्स से रोम रोम जो बेसिकली जो रिवाइव हुई होती है उसको क्या करते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं। किस टाइप की पेंटिंग होती है, कौन होते हैं ये लोग, उनके बारे में जान लेते हैं। सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली एज पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो पूरी तरीके से निपुण होते हैं अपनी इस कह सकते हैं कला में, पेंटिंग में, स्कल्पचर्स में, आर्किटेक्ट्स में। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इज़ द मिखेल एंग्लो। इनका नाम था मिखेल एंग्लो, ठीक है। यहाँ पे गैप देना रही है क्या, मिखेल MICHEL, मिखेल ANGELO, ठीक है, मिखेल एंग्लो।
बुओनरोत्ती, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका पूरा नाम है, इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे इस चीज़ का। सम इंडिविजुअल वर स्केल्ड इक्वली एज द पेंटर स्कल्प्टर का। Immortalized by the ceiling he painted for the Pope in the Sistine Chapel. The sculpture called the Pieta and his design of the dome of St. Peter's Church all in the Rome. तो बेसिकली ये सारी की चीज़ें जितनी भी हैं, जो ये सारा घटनाक्रम जो होता है, बेसिकली जो जो भी है ये सब कुछ मतलब बनाने का, ये सब रोम में ही होता है। और क्या क्या है, तो ही पेंटेड फॉर द पोप इन द सिस्टिन चैपल में यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलती है। फिर स्कल्पचर देखने को मिलता है पिएटा में, एंड डिज़ाइन ऑफ द डोम ऑफ द सेंट पीटर चर्च। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हमें पेंटिंग का भी एक पेंटिंग हमको कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो सिस्टिन चैपल में। फिर स्कल्पचर हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, तो पिएटा में। और फिर आर्किटेक्चर हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो सेंट पीटर्स चर्च में। और ये तीनों काम एक ही पर्सन कर रहा है, और उस पर्सन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है माइकल एंगलो। ये इनका टाइम पीरियड है 1475 टू 1564। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इस टाइम की सिविलाइजेशन के आधार पर, कि कहीं ना कहीं ये आर्किटेक्चर, पेंटर और स्कल्प्टर का एक बहुत अच्छा एमलगमेशन थे, जो कि एक एग्जांपल सेट करते हैं। इसके बाद एक और नाम आता है फिलिपो ब्रुनलेशी, ठीक है। फिलिपो ब्रुनलेशी, ये आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन द स्पेक्टेकुलर ड्यूमो ऑफ ड्यूमो। इन्होंने ड्यूमो जो था, एक डोम जिसको कहते हैं, जैसे डोम कह सकते हैं, तो ड्यूमो को काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने आर्किटेक्ट किया था। एंड स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्कल्पचर। और इन्होंने बट अपना करियर जो था, देखिए यहाँ पे स्कल्प्टर की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन अगर इनका नाम जो जाना जाता है वो बेसिकली डोम को यहाँ पे सजाने के लिए जाना जाता है। और कौन सा डोम है, तो हियर यू कैन सी दिस ड्यूमो, ठीक है, देख सकते हैं आप। और इनका नाम भी आप देख सकते हैं एक बार, फिलिपो ब्रुनलेशी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हुई दिखती है हमको यहाँ पे। जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी, प्रिंटिंग कहाँ से आई, प्रिंटिंग का क्या यूज़ था, प्रिंटिंग ना होती तो क्या होता। तो ये सारे क्वेश्चन बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट देखने को यहाँ पे हमें मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। मैं आपको सब समझाऊंगा। If people in other countries wanted to see paintings, sculptures or buildings of the great artists, they had to travel to Italy. देखिए पहले क्या होता था कि अगर इटली में या किसी भी प्लेस में, बेसिकली हम अगर इन जनरल बात करें अभी अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई है कोई खूबसूरत सी, और बाकी सारी प्लेसेस हैं, तो वहाँ से अगर लोगों को जाना पड़ता था ना देखने के लिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट तो था जो कि सीधे लाइव हो गए वहीं से ही, या फिर जितना भी होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक ईजीनेस आ गई थी इस चीज़ में, जब यहाँ पे प्रिंटेड बुक हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे ही सेम इटली में भी होता था। इटली में इन स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और बिल्डिंग्स को देखने के लिए जो अदर कंट्रीज़ के लोग होते थे, उनको बहुत दूर दूर से आना पड़ता था, ठीक है। इफ़ द पीपल in other countries wanted to see paintings, sculptures or buildings of great artists, they had to travel to Italy. But in case of the written words, what was written in Italy traveled to another countries. लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना इटली में, जो जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलर स्टोरी थी या कोई इंस्क्रिप्शन था या कोई भी जो रिटन वर्ड्स थे, उनको यहाँ पे इटली में जैसे पेंटिंग्स को तो देखने के लिए आना ही पड़ता था, बट यहाँ पे जो रिटन वर्ड्स होते थे या फिर जो कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन मान लीजिए एक तरीके से हो गया, उसको देखने के लिए जो लोग आते थे, अब वो नहीं आना पड़ता था, क्योंकि वो उन्हें एक बुक के फॉर्म में क्या होता था, मिल जाता था, ठीक है। बुक के फॉर्म में मिल जाता था। तो ये बुक के फॉर्म में जो होता था, वो लोग वहाँ पे अपना ऑलरेडी स्टडी कर सकते थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी, द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। तो 16th सेंचुरी में गाइज हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मार्क करके रखें अपने पास, ठीक है। अपनी बुक में इस चीज़ को, इस लाइन को अच्छे से हेडलाइन एकदम मार्क कर लें। फॉर दिस यूरोपियंस जितने भी होते हैं गाइज, तो यूरोपियंस वर इंडेप्टेड टू अदर पीपल्स। और उस अदर पीपल में कौन कौन आते हैं, तो चाइनीज़ आते हैं। चाइनीज़ क्यों आते हैं, बिकॉज चाइनीज़ वर नोन एज द फर्स्ट फॉर द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो याद रखिए इस चीज़ को कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले यहाँ पे चाइनीज़ ने डेवलप करी थी। और एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी मच ग्रेटफुल टू मंगोल्स एज वेल। अब मंगोल से क्यों थे, बिकॉज मंगोल रूलर्स जो थे वो
यूरोपियन ट्रेडर्स तक एंड द डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग द विजिट टू देयर कोर्ट। तो यहाँ पे ये जो मंगोल रूलर्स थे ये यूरोपियन कोर्ट्स तक की इन प्रिंटिंग्स को लेकर के आए, जिसकी वजह से इनको इसके बारे में पता चल पाया था। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द केस विद द 3 अदर इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस। एक तो पहला था फायर आर्म्स, दूसरा कंपास जो कि बेसिकली जो जियोग्राफर्स होते थे या फिर जो विजिटर्स ट्रेवलर्स ट्रेडर्स होते थे जो अपने शिप से आते जाते थे, सो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द अबेकस। अबेकस जो होती थी और फायर आर्म्स जो होते थे अलॉन्ग विद द कैंपस सॉरी कंपास। तो ये 3 चीज़ें जो होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको यहाँ पे मार्क कर लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज़। देखिए पहले क्या होता था, बहुत ही कुछ ही हैंड रिटन कॉपी वहाँ पे देखने को मिलती थी। इन 1455 150 कॉपीज़ ऑफ बाइबल वर प्रिंटेड इन दी वर्कशॉप ऑफ जोहानस गेटनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वर्कशॉप ऑफ जोहानस गेटनबर्ग द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे जोहानस गेटनबर्ग ये एक पर्सन का नाम है जो कि जिसने पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है जर्मन में क्रिएट करी थी। और यहाँ पे दिस इज़ वेरी मच पॉपुलर बिकॉज ऑफ द 150 कॉपीज़ ऑफ बाइबल जो इसने यहाँ पे प्रोड्यूस करी थी ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ 1455। तो आप प्लीज़ इसको आप याद रखिए। एंड दिस प्लेस इज़ इन जर्मन एंड द पर्सन इज़ ऑल्सो जर्मन। सो ही इज़ अ जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग press. Earlier, a monk would have taken the same amount of time to write out one copy of Bible. देखिए पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए 10 दिन एक जो मॉन्क होता था या फिर जो भी होते थे रिलीजियस पर्सन्स, वो एक बाइबल को लिखने में मान लीजिए उनको 10 दिन लगा। बट इस पर्सन ने जैसे ही प्रिंटिंग चाइनीज़ में इवॉल्व हुई, फिर मंगोलिया के थ्रू यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई, देन इसके बाद फिर जो जोहानस और गेटनबर्ग है इन्होंने 1455 में सपोज लेट से 10 दिन में ही 150 कॉपी बना दी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, टाइम सेव हुआ, टेक्नोलॉजी इनरिच हुई और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की सारी बातें पहुंच सकी। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। द चीफ रीज़न दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ द इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द एल्प्स फ्रॉम द end of the 15th century is that printed books were circulating। जो बेसिकली एल्प्स जो माउंटेन्स हैं वो वहाँ तक की जो ह्यूमनिस्ट हैं इनकी जो बातें हैं या फिर जो इनकी जितनी भी बिलीव्स हैं और टीचिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे फैली, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटेड बुक्स जो थी वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रही थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की लार्ज अमाउंट में ट्रेवल कर रही थी। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैड बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन। और चूँकि अब बिकॉज यहाँ पे ये प्रिंटिंग बुक्स नहीं थी, ठीक है, दैट इज़ वाई जो उससे प्रीवियस रिवॉल्ट होते थे वो रिवॉल्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, समुदाय, ट्राइब या फिर किसी एक प्लेस तक की ही वो सिर्फ सीमित रह जाते थे। उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र करने में या फिर बेसिकली जो कह सकते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इतने दूर ट्रैवल तो कोई कर नहीं सकता था। अब या तो फिर कोई इसी तरीके से प्रिंटिंग्स जितनी भी होती थी उनको पहुंचाए वहाँ तक कि तो लोग उनको पढ़ के समझ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दैट इज़ वाई उस टाइम पे रिवोल्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और पर्टिकुलर रीजन तक ही सिर्फ सीमित रह जाते थे। बट अब दिस टाइम अब क्या हुआ, जैसे अगर हम इंडिया के ही रिलेटेड बात करें तो जैसे क्या हुआ, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने 2 पेपर केसरी एंड मराठा जैसे 2 पेपर रिलीज़ किए थे। तो इसी तरीके से कई सारे पेपर रिलीज़ हुए थे ना। तो क्यों हुए थे, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जहाँ पे इतनी आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता वहाँ पे इन पेपर्स को पहुँचाया जाए और लोगों को क्या किया जाए, सो मोटिवेट किया जाए फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल और द रिवोल्ट विच दे आर डूइंग। ठीक है, अब अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वन ऑफ द फीचर ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर वॉज अ स्लैकिंग of the control of religion over life. Italians were strongly attracted to material wealth, power, and glory, but they were not necessarily irreligious. बेसिकली वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी की तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड थे। बस इसका मतलब ये नहीं था दैट दे मतलब वो इरिलीजियस भी नहीं थे इसका मतलब।
फ्रांसिसो बार्बरो नाम का एक पर्सन था, ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, रोट अ पैम्फलेट डिफेंडिंग द इक्विजिशन ऑफ द वेल्थ एज अ वर्च्यू। तो ये भी आप याद रखिएगा। इन ऑन pleasure Lorenzo Villa in 1406 to 1457, who believed that the study of the history leads man to strive for a life of perfection। मतलब इनको ये हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि अगर हिस्ट्री पढ़ता है कोई इंसान तो उसकी जो लाइफ ऑफ परफेक्शन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेजर एंड ऑल्सो देयर वॉज ऑल्सो अ कंसर्न एट दिस टाइम विद द गुड मैनर्स, how one should speak politely and dress correctly, what skills a person of culture should learn। तो ये सारी कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ और भी अगर हम आगे बढ़े तो ह्यूमनिज्म ऑल्सो इम्प्लाइड दैट इंडिविजुअल्स वर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन लाइव्स। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर देमसेल्व्स capable of shaping their own lives through their means as the mere pursuit of the power and money। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमनिज्म जो था ये ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें एनरिच होते हुए देखते हैं दैट इंडिविजुअल्स जितने भी होते हैं, जैसे सपोज दिस इज़ अ पर्सन, तो ये अपने आप कैपेबल होता है, इसको चर्च की या किसी पॉलिटिकल प्लेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ को खुद ही जो है अच्छे से परस्यूट कर सकता है और एनरिच कर सकता है बाय द सेवरल मीन्स। सो दिस आइडियल वॉज कम्प्लीट क्लोजली टाइड विद द बिलीव दैट द ह्यूमन नेचर वॉज मैनी साइडेड। पहली चीज़ तो मतलब मल्टी डायमेंशनल है ह्यूमन जो नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल है, विच वेंट अगेंस्ट द थ्री सेपरेट ऑर्डर्स दैट फ्यूडल सोसाइटीज़ बिलीव्ड इन। ये कम्प्लीटली उस तीन फ्यूडल सोसाइटी के जो तीन ऑर्डर्स थे ठीक है गाइस। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि इंडिविजुअल्स जो थे वो अपना खुद से ही अपने आप का डेवलपमेंट कर सकते थे। दे आर ऑफ द मल्टी डायमेंशनल बेसिस, वो मल्टी डायरेक्शनल बेसिस पे अपना डेवलपमेंट कर सकते थे, अपनी पर्सनालिटी को एनरिच कर सकते थे। उन्हें किसी भी तरीके की बेसिकली पॉलिटिकल पावर, चर्च या फिर इस तरीके की किसी भी पावर, मनी की मेयर ज़रूरत नहीं थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इससे समझ में आती थी, ह्यूमनिज्म का यहाँ पे मानना था। उसके बाद फिर ये है कि दिस आइडियल वॉज क्लोजली टाइड विद द बिलीव दैट द ह्यूमन नेचर वाज एज मैनी साइडेड विच वेंट अगेंस्ट द थ्री सेपरेट ऑर्डर्स दैट फ्यूडल सोसाइटी बिलीव्ड इन। तो ये आपको समझना चाहिए यहाँ पे, जो मैंने आपको थ्री ऑर्डर पढ़ाया था और उस थ्री ऑर्डर में मैंने आपको पहला ऑर्डर जो बताया था वो क्लर्जी था, दूसरा जो था ये कनेक्ट था और तीसरा जो था ये हमारा पीजेंट था। तो अगर आई होप सो आपने थ्री ऑर्डर देखा है, अगर नहीं देखा तो आप अपना थ्री ऑर्डर भी थ्रीम को पूरा कवर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं। द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, अब यहाँ पे वुमेन के थोड़ा सा सोशल बेसिस की बात कर लेते हैं। द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड द सिटीजनशिप इंक्लूडेड वुमेन, men from the aristocratic families dominated public life and were decision makers in their family। तो ये तो सिंपल लाइन्स हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंस जो होते थे वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर्स होते थे, एज द हेड ऑफ द फैमिली होते थे। दे एजुकेटेड देयर सन्स टू टेक देयर प्लेस इन द फैमिली, वो अपने लड़कों को बेसिकली उस समय जो कह सकते हैं कि जो अपने बेटों को वहाँ पे वो लोग पढ़ाते थे ताकि वो लोग अपनी फैमिली को क्या कर सकें वापस से हाई कह सकते हैं कि टेक ऑन कर सकें, अपना आगे बढ़ा सकें उस चीज़ को, बिजनेस और इन द पब्लिक लाइफ, एट टाइम्स सेंडिंग देयर यंगर सन्स टू ज्वाइन द चर्च। और कुछ समय के लिए वो लोग भेजते थे अपने लड़कों को टू ज्वाइन द चर्च ऑल्सो। ऑल्दो देयर डाउरीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली, जबकि जो वुमेंस होती थी उनकी जो डाउरी होती थी, मतलब कि जो उनका दहेज होता था वो उनके फैमिली के बिजनेस में ही लगा दिया जाता था। ठीक है,
उनको वो रखना नहीं मिलता था, वो लगा दिया जाता था। बिजनेस, फैमिली बिजनेस में वुमेन जनरली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड शुड रन देयर बिजनेस। तब भी वहाँ पे वुमेन के कहीं ना कहीं राइट्स जो थे वो ज़्यादा नहीं थे, जो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। वुमेन्स वर नॉट ऑफ दैट इक्वल स्टेटस एट दैट टाइम। उस समय बेसिकली जो मेल था वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, एंड मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फैमिली का बिजनेस जो होता था उसमें पैसा जो लगता था वो भी कहीं ना कहीं वुमेन की डाउरी का होता था। एंड देन ऑल्सो वुमेन वर नॉट हैविंग स्टेटस टू स्पीक फॉर द बिजनेस एज वेल। सो ऑफन मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलाइंसेस। बेसिकली मैरिज जो उस टाइम की जाती थी वो बिजनेस अलाइंसेस को मजबूत करने के लिए की जाती थी। इफ़ एन एडिक्वेट डाउरी कुड नॉट बी अरेंज, daughters were sent to convert to live the life of a nun। अगर वहाँ पे डाउरी, बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ही रूढ़िवादी और बहुत ही गंदी सोच थी यहाँ पे लोगों की, कि अगर वहाँ पे डाउरी अरेंज नहीं कर सकते थे तो जो उनकी डॉटर्स होती थी उनको नन की लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए, जो नैनी होती हैं उनकी लाइफ जीने के लिए भेज दिया जाता था। मतलब फॉर एग्जांपल एक फादर है, फादर अगर वो डाउरी अरेंज नहीं कर सकता तो वो अपनी बेटी की शादी नहीं करता था, और रिस्पेक्टिव ऑफ इट वो अपनी डॉटर को एज अ नन जो है बना देता था। ठीक है। सो ऑब्वियसली द पब्लिक रोल ऑफ वुमेन वाज लिमिटेड एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज द कीपर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये हमें एक निकल के आता है एज अ कंक्लूजन कि वुमेन्स जो थी वो कहीं ना कहीं उनका पावर लिमिटेड थी, पावर थी ही नहीं आफ्टर ऑल वी कैन से। एंड दे वर जस्ट एज अ कीपर ऑफ द हाउस होल्ड, वो घर संभालने के लिए रखी जाती थी। एंड डाउरी जो थी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उस टाइम पे। सो आई होप सो आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा वीडियो का। and if you really gain something from the video, then you can like the video. Also you can share it with your friends and the education groups. Also subscribe for the future updates, and if you have any question regarding the video or any topic, then you can do it in the comment section. I'll answer it confirm, guaranteed. So till then, be safe at your home, and Jai Hind.